अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक भी होंगे और आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। पिछले टॉपिक्स जिनमें हमने रेपिटेशन स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स के तौर पर पढ़े हैं, मीन्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अब हम उसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे, उसके यूजेज देखेंगे कि हम एक लूप के अंदर दूसरे लूप को किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह की सिचुएशंस के अंदर हमारे पास ऐसे लूप यूज हो रहे होते हैं। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक आज का नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर, इट्स सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स आ जाती है। इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले बेटा आपने नेस्टेड का वर्ड तो पहले भी सुना है। नेस्टेड का वर्ड कहां पर? हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर means if within another if is called nested if। तो उसी तरह से जिस तरह से nested if के अंदर inner if डिपेंड कर रहा था outer if के ऊपर, in the same way loops के अंदर भी inner loop डिपेंड करेगा outer loop के ऊपर और inner loop तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक outer loop फॉल्स नहीं हो जाता। इन्हीं चीजों को हम वर्ड्स में देखते हैं। क्या डेफिनेशन इसकी? द लूप इनसाइड another loop is called nested loop। याद रखना है, inside another loop is called nested loop। और the loop that contain other loops inside it। अब देखिए, एक लूप जिसके अंदर दूसरे लूप यूज हो रहे हैं, तो वो लूप क्या कहलाएगा? The loop that contain other loops inside it is called parent, आउटर और इंडिपेंडेंट लूप। ऐसा लूप जिसके अंदर बाकी लूप यूज हो रहे हैं वो पेरेंट, आउटर या इंडिपेंडेंट लूप कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द लूप रिटर्न इनसाइड आउटर लूप। या द लूप यूज इनसाइड आउटर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड, इनर, चाइल्ड और डिपेंडेंट लूप। तो बच्चों यहां से कि हमारे पास दो लूप्स हैं। एक लूप जिसके अंदर दूसरे लूप्स यूज हो रहे हैं, जो लूप वो क्या कहलाता है? पेरेंट, आउटर या इंडिपेंडेंट लूप कहला रहा है। और वो लूप जो पेरेंट लूप के अंदर लिखे जा रहे हैं, पेरेंट लूप की एग्जीक्यूशन पर डिपेंड कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेस्टेड, इनर, चाइल्ड या फिर डिपेंडेंट लूप भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उनकी एग्जीक्यूशन डिपेंड कर रही है आउटर लूप की एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो बेटा ये आपको समझ आ गई होगी, इसकी मेन डेफिनेशन आ जाती है। इसके बाद आप ये देखें कि नेस्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग एनी टाइप ऑफ लूप। मींस हम सिर्फ ये नहीं है कि व्हाइल के अंदर व्हाइल यूज कर सकते हैं या डू व्हाइल के अंदर डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं या फॉर के अंदर फॉर है, नहीं, हम किसी भी टाइप के लूप्स को एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ नेस्टिंग ऑफ लूप कैन बी अप टू एनी लेवल, यानी इसकी डेप्थ किसी भी लेवल की हो सकती है। एक चाइल्ड लूप के अंदर उसका मजीद चाइल्ड बना लें, उसका मजीद चाइल्ड बना लें, लेकिन याद रखें बट इट इंक्रीजेस द कंप्लेक्सिटी। जितनी ज्यादा नेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा कंप्लेक्सिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है, द एग्जीक्यूशन ऑफ इनर लूप डिपेंड्स ऑन द पेरेंट या आउटर लूप। चाइल्ड लूप की एग्जीक्यूशन पेरेंट लूप पर डिपेंड कर रही है। जब तक पेरेंट लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक चाइल्ड लूप अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा। इनर लूप कीप्स रिपीटिंग अनलेस आउटर लूप बिकम्स फॉल्स। तो बच्चों ये था आपके पास इसके डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन कह लें कि आपको कुछ पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं इसमें वो यही हैं कि loop inside another loop is called nested loop, and the loop that contains other loops inside it is called outer parent or independent loop, and the loops that are written inside a parent loop, those are called child, nested, inner or dependent loops। और हम किसी भी लूप की टाइप्स को एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा हम नेस्टिंग किसी भी डेप्थ लेवल तक ले जा सकते हैं, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, उसके साथ साथ डिपेंड करती है एग्जीक्यूशन ऑफ इनर लूप किस पर, आउटर लूप के ऊपर, और इनर लूप तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो बेटा ये आपका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक का पूरा टॉपिक आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यूज होता है, और इसके प्रोग्राम्स शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर यूज होते हैं। जब भी आपको ट्रेस आउटपुट का क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, तब आपका नेस्टेड लूप में से कम एक क्वेश्चन लाजमी आपका आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इसके सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है और इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। ओके बच्चों, अब हम इसका सिंटैक्स डिस्कस करेंगे और सिंटैक्स को समझेंगे कि आपका जो नेस्टेड लूप है वो काम कैसे करेगा। इसके लिए बेटा आप इधर तवज्जो करेंगे कि जी सिंटैक्स हमने देखा है कि किसी भी लूप को यूज करके हम नेस्टिंग कर सकते हैं, तो इधर मैं फिलहाल आपको फॉर लूप के जरिए से इसका सिंटैक्स समझा रहा हूं। इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास दो लूप्स आ रहे हैं, एक आउटर या पेरेंट लूप और दूसरा इनर चाइल्ड या नेस्टेड लूप आ रहे हैं। कहां से इनर लूप स्टार्ट हो रहा है, इनर लूप आपका यहां पर आ रहा है और ये इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर इनर लूप को बात करें तो वो इसकी बॉडी के अंदर है, तो हम कहां तक कह सकते हैं, यहां तक कह दें, ये ज्यादा बेहतर होगा कि ये पोर्शन हमारे पास क्या है, इनर लूप आ गया, ये बॉडी ऑफ द आउटर लूप आ गई और ये यहां से हमारे पास आउटर लूप स्टार्ट हो रहा। अब फॉर लूप, फॉर का कीवर्ड, इसके बाद इनिशियलाइजेशन 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये आउटर लूप को इनिशियलाइज करेगा। इसके बाद कंडीशन 1 आ गई, यानी कि आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी। आप इसे आउटर इनिशियलाइजेशन, आउटर कंडीशन, आउटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंटैक्स को सिंपल रखेंगे, आपके लिए उसे याद करना इजी होगा। इसके बाद इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इसके बाद इसकी बॉडी आ गई। अब जब बॉडी ऑफ द आउटर लूप है, इसके अंदर हम कहते हैं कि बॉडी ऑफ आउटर लूप और पेरेंट लूप आ गया, अदर स्टेटमेंट्स भी हैं, अदर स्टेटमेंट्स के साथ साथ इनर लूप भी आ जाता है। अब इनर लूप इसकी बॉडी का हिस्सा है और ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये बाकी इन आउटर लूप की स्टेटमेंट्स के साथ साथ ये भी साथ में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके फ्लो की, तो इनर लूप हमारे पास अगेन देखें इनिशियलाइजेशन 2, इसकी अपनी इनिशियलाइजेशन है, फिर ये इसकी कंडीशन आ गई, फिर इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया, फिर इसकी अपनी बॉडी आ रही है, इनर लूप की बॉडी आ गई, बॉडी ऑफ इनर लूप। अब ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, जब तक ये कंडीशन इनर कंडीशन ट्रू रहेगी। और ये अगेन पूरी इनर लूप की बॉडी कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगी, ये डिपेंड करती है आउटर लूप की कंडीशन के ऊपर। जब तक आउटर लूप ट्रू है तब तक इनर लूप बार बार एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझते हैं और वर्किंग के बाद इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ आउटर लूप परफॉर्म होगी। जैसे ही आपका आउटर लूप इनिशियलाइज हो गया, देन कंट्रोल कंडीशन ऑफ आउटर लूप पर मूव कर जाएगा और उसे चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू है, देन कंट्रोल आउटर लूप की बॉडी में इंटर होगा और अदर स्टेटमेंट्स अगर कोई लिखी हुई हैं उनके साथ साथ इनर लूप को इनिशियलाइज भी कर देगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते होते कंट्रोल इधर आया और इसे इनिशियलाइज करवा दिया इनर लूप को। अब जब इनर लूप इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद इनर लूप की कंडीशन चेक होगी। जब इनर लूप की कंडीशन ट्रू है, तब कंट्रोल इनर लूप की बॉडी के अंदर आ गया उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इनर लूप का हिस्सा है। अब यहां पर इनर लूप की बॉडी में आया, इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहां पर चला गया, स्टेप वैल्यू, जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के तौर पर हम फॉर लूप में यूज करते हैं।
तो स्टेप वैल्यू ऑफ इनर लूप पर गया और वैल्यू को इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, जैसा भी हमारे प्रोग्राम में लिखा गया होगा। उसके बाद कंट्रोल कहां आ गया, दोबारा इनर कंडीशन पर आ गया और इनर कंडीशन को इवेलुएट किया। अगर तो इनर कंडीशन फिर ट्रू है, फिर कंट्रोल स्टेप नंबर 5 को परफॉर्म करेगा, मींस मूव कर जाएगा बॉडी ऑफ इनर लूप पर और उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेप नंबर 6 को परफॉर्म करेगा और स्टेप वैल्यू पर चला जाएगा, जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की सूरत में हो सकती है। उसके बाद अगेन कंडीशन ऑफ इनर लूप चेक होगी। अब ये बार बार यही स्टेप्स परफॉर्म होते जाएंगे 5, 6, 7, कब तक, जब तक इनर लूप की कंडीशन ट्रू है। अब जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तब हमारे पास क्या होगा, इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होने की बेस पर इस कंट्रोल को कहां से कंट्रोल आएगा, कंडीशन से कंट्रोल आएगा। कंडीशन फॉल्स हुई और ये फॉल्स होने की वजह से कंट्रोल कहां पर चला गया, कंट्रोल आउटर लूप के स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर चला जाएगा। कंट्रोल आउटर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर चला गया और इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को परफॉर्म कर दिया, मींस वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया। कौन सी, आउटर लूप। अब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई थी, इनर लूप की एग्जीक्यूशन नहीं थी, तो कंट्रोल आउटर लूप पर चला गया, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट की और तब दोबारा कंडीशन चेक हुई, कौन सी, आउटर लूप की। ठीक है, जब आउटर लूप की कंडीशन दोबारा ट्रू हो गई तो फिर वही स्टेप 3 परफॉर्म होगा और कंट्रोल बॉडी में आएगा, अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए साथ में इनर लूप को दोबारा से इनिशियलाइज कर देगा और इसकी इनिशियलाइजेशन के बाद दोबारा स्टेप 4 परफॉर्म होगा, कंडीशन 2 चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो 5, 6, 7, ये कब तक, जब तक इनर लूप की कंडीशन ट्रू है। और फिर वही कि इनर लूप की कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, कंट्रोल कहां पर चला जाएगा, स्टेप वैल्यू ऑफ द आउटर लूप पर चला जाएगा और आउटर लूप के बाद कंडीशन 1 को फिर चेक करेगा। फिर कंडीशन ट्रू है, फिर स्टेप 3 to 9 एग्जीक्यूट होते रहेंगे, कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, कौन सी, आउटर कंडीशन फॉल्स होगी, तो कंट्रोल आउटसाइड द आउटर लूप चला जाएगा और प्रोग्राम की रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो बच्चों, ये था आपके पास नेस्टेड लूप, इसका सिंटैक्स के जिसके अंदर आउटर लूप लिखा जाएगा, उसके अंदर इनर लूप की बॉडी आ जाएगी और इनर लूप की बॉडी उतने टाइम्स एग्जीक्यूट करती रहेगी जितने टाइम्स आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। मींस फॉर एग्जांपल, अगर आउटर लूप 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और इनर लूप 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ओवरऑल इनर लूप कितने टाइम्स रिपीट होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 टाइम्स आपका इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। क्यों, फर्स्ट टाइम के लिए 5 टाइम्स आपका इनर लूप चला, फिर आउटर लूप की सेकंड टाइम के लिए 5 टाइम्स इसका इनर लूप रन हुआ, फिर आउटर लूप की थर्ड टाइम के लिए इनर लूप 5 टाइम्स रिपीट हुआ, तो इस तरह से टोटल 15 टाइम्स आ जाएंगे। तो बेटा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स बॉडी ऑफ इनर लूप विल एग्जीक्यूट। तो आप बता सकते हैं कैसे, इनर लूप की टोटल एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ साइकिल्स को आप काउंट करोगे और आउटर लूप के नंबर ऑफ साइकिल्स को काउंट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनर लूप की टोटल एग्जीक्यूशन काउंट की जा सकती है। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन या वर्किंग, कैसे हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर लूप इज इनिशियलाइज्ड। स्टेप 1, आउटर लूप इनिशियलाइज हुआ, देन स्टेप 2, देन द कंडीशन इज चेक्ड, स्टेप 2 कंडीशन 1 इज चेक्ड। थर्ड स्टेप के ऊपर इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द कंट्रोल इंटर्स इनटू बॉडी ऑफ, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहां मूव हो गया, बॉडी ऑफ आउटर लूप में मूव हो गया टू एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट्स एंड इनिशियलाइजेस द इनर लूप। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे,
और बाकी स्टेप्स के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। ओके बच्चों, आफ्टर इवेलुएटिंग द कंडीशन 1 मींस आउटर लूप की कंडीशन को इवेलुएट करने के बाद कंट्रोल आउटर लूप की बॉडी में एंटर हो जाता है और इनिशियलाइज कर देता है इनर लूप को भी। तो वही चीज उसके बाद स्टेप नंबर 4, देन द इनर और नेस्टेड कंडीशन इज चेक्ड। फिर क्या हुआ, इनर कंडीशन चेक हुई। अगेन स्टेप नंबर 5 देखते हैं, इफ द इनर कंडीशन इज ट्रू देन बॉडी ऑफ इनर लूप विल एग्जीक्यूट। अब कंडीशन चेक हुई और अगर कंडीशन ट्रू है देन बॉडी ऑफ इनर लूप एग्जीक्यूट कर जाएगी। और बॉडी ऑफ इनर लूप एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इनर लूप बॉडी कंट्रोल परफॉर्म इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ इनर लूप वेरिएबल, यानी कि स्टेप वैल्यू को परफॉर्म करेगा इनर लूप की और वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। उसके बाद कंट्रोल दोबारा क्या करेगा, आफ्टर दिस कंट्रोल अगेन मूव्स टू इवेलुएट द कंडीशन एंड बॉडी ऑफ इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड अगेन इफ द कंडीशन इज ट्रू। इनर लूप रिपीट होता रहेगा और बॉडी ऑफ द इनर लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। अच्छा बच्चों, अब हम नेस्टेड लूप की एग्जांपल देखते हैं और इसके सिंटैक्स को समझते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें कि एग्जांपल है, फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ नेस्टेड लूप टू प्रिंट पैटर्न ऑफ एस्टेरिक्स। जैसा कोड लिखेंगे वैसे ही आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है। आइए चलते हैं और इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके इसकी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों इसके अंदर देखें कि हमारे पास हेडर फाइल्स आ गई, वाइड मेन आ गया। इसके बाद मुझे नेस्टेड लूप के लिए 2 वेरिएबल्स की कम से कम जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल के थ्रू हम पेरेंट लूप को रन करेंगे और दूसरे वेरिएबल के थ्रू हम चाइल्ड लूप को कंट्रोल करते रहेंगे। तो बेटा यहां पर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक R और दूसरा C के नाम से। R क्यों और C क्यों? बेसिकली अगर हम देखें तो एग्जीक्यूशन हमारी स्टार्ट रो वाइज हो रही होती है, लेकिन जो प्रिंटिंग हो रही होती है, जो स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं वो कॉलम वाइज हो रहे होते हैं। एक रो स्टार्ट हुई उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो गई, फिर दूसरी रो स्टार्ट हुई उसके ऊपर आपके एग्जीक्यूशन होती चली गई, फिर वो कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद तीसरी रो उसके ऊपर कॉलम्स के अंदर एग्जीक्यूशन होती जा रही है। यानी हर रो के अंदर कॉलम्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो इस वजह से आप कन्वीनियंट समझते हुए आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स को रो आउटर लूप के लिए R का और इनर लूप के लिए C का। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसे IJ भी कर सकते हो, AB भी कर सकते हो, MN भी कर सकते हो, num1 num2 भी कर सकते हो, कोई भी आप अपने पसंद के वेरिएबल्स इसमें यूज कर सकते हैं। तो बेटा इसके बाद हमारे पास आउटर लूप, ये कौन सा लूप है, ये आउटर लूप आ गया जिसके अंदर फॉर R इज इक्वल टू 1, R इज लेस देन R इक्वल टू 5 एंड R प्लस प्लस, यानी कि ये कितने का लूप है, ये 1 से 5 तक रन होगा। ये लूप 1 से 5 तक रन होगा। 1 हुआ, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर आ गया और बॉडी में आकर इसने सबसे पहले न्यू लाइन प्रिंट कर दी। अब न्यू लाइन की बेस पर सपोज करते हैं कि कर्सर इस पोजीशन पर आ गया और ब्लिंक कर रहा है। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आया और यहां पर उसे इनर लूप मिल गया। फॉर C इज इक्वल टू 1, C की वैल्यू भी 1 हुई और कहां तक इसने चेक करना है, C इज लेस देन इक्वल टू 10 मींस 1 से 10 तक की वैल्यूज को ये चेक करेगा। और फिर C प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट भी कर रहा है। बेटा इन तीनों पॉइंट्स को आपने देखना होता है ताकि आपको इसकी एग्जीक्यूशन समझ आ जाए। तो यहां से C की वैल्यू 1 हुई, R की वैल्यू 1 है, मींस फर्स्ट टाइम आप R रन हो रहा है, R की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब C की वैल्यू 1 हुई, 1 के बाद
कंडीशन चेक हुई जो कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू हो गया और इसके ट्रू होने के बाद हमारे पास कंट्रोल कहाँ आ गया, इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब जब कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर आया हमारे पास इसकी स्टेटमेंट्स मौजूद है। कौन सी स्टेटमेंट? स्टैटिक की स्टेटमेंट मौजूद है। इस स्टैटिक को ये फर्स्ट टाइम प्रिंट कर देगा। इसे प्रिंट करने के बाद कंट्रोल कहां, इधर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर चला गया जो कि C++ है, मींस के C की वैल्यू को 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। अब जब ये 1 का इंक्रीमेंट हो गया तब ये किधर आ गया, C की वैल्यू 1 की बजाय क्या होगी, 2 होगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है। फिर ये प्रिंट करेगा 2 के लिए, फिर 3 के लिए, इसी तरह से करते करते ये कितने टाइम्स, 10 टाइम्स इसे प्रिंट कर देगा। ये 10 टाइम्स इसे प्रिंट करने के बाद अब C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू 10 के बाद 11 हो जाएगी। अब जब 11 हुई तो कंडीशन ट्रू नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी कि 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है कंडीशन को। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल कहां पर चला गया, आउटर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर चला गया और R की वैल्यू जो कि पहले 1 थी अब उसे क्या कर दिया, 2 कर दिया और 2 की बेस पर उसके बाद दोबारा आउटर कंडीशन में आया और 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, इसको चेक किया, यस इट इज ट्रू और 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। फिर ये क्या करेगा, सेकेंड टाइम इधर आएगा इसकी बॉडी में कंट्रोल और सबसे पहले न्यू लाइन, कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा था, न्यू लाइन की बेस पर कर्सर नई लाइन में आ गया। फिर इनर लूप एग्जीक्यूट हुआ कितने टाइम्स, 10 टाइम्स इनर लूप एग्जीक्यूट हुआ, इसने फिर 10 टाइम्स स्टैटिक को प्रिंट करवाया और फिर इधर कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो गया। फिर C की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल कहां पर चला गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ आउटर लूप के ऊपर चला गया। इसके बाद दोबारा कंडीशन चेक हुई C के थर्ड टाइम के लिए, फिर ये प्रिंट करता रहा, फिर C के फोर्थ टाइम के लिए प्रिंट करता रहा, फिर C के फिफ्थ टाइम के लिए स्टैटिक्स को प्रिंट करता रहा और 10 टाइम्स यानी कि इस तरह से इसने स्टैटिक्स को प्रिंट कर दिया। तो बेटा जब R की वैल्यू 5 थी, यहां पर R की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, 4, 5 आई, तो R की वैल्यू 5 होने के बाद यहां से ये इनर लूप जब एंड हो गया इधर आया, R की वैल्यू को इसने 6 कर दिया और जब R की वैल्यू 6 हुई तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 और ये कंडीशन फॉल्स होगी। और जैसे ये कंडीशन आउटर लूप की कंडीशन जो कि है ये फॉल्स हुई तो कंट्रोल कहां पर चला गया, आउटसाइड इधर गेट CH पर और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, एंड पर आ। तो बेटा ये था आपका नेस्टेड लूप का एक प्रोग्राम। अब अगर हम इसमें आउटपुट चेंज करना चाहते हैं थोड़ी सी, लेट्स सपोज मैं इस स्टैटिक की जगह पर क्या कर देता हूं, मैं इस स्टैटिक की जगह पर A लिख देता हूं। अब ये क्या करेगा, 10 टाइम्स A को प्रिंट करवा देगा। मींस अगर मैं सी आउट की स्टेटमेंट लिख देता हूं कि जी सी आउट और A के अंदर, तो ये जितनी दफा स्टैटिक प्रिंट हुआ है, जिस तरह से स्टैटिक था उसी तरह से ये क्या करेगा, A को प्रिंट कर देगा। इसे कंप्लीट करते हैं कि इसकी कंप्लीट आउटपुट इस तरह से आ जाती है। इस तरह से ये आपका पैटर्न बना था। अब जहां स्टैटिक से हमने इधर से कैरेक्टर चेंज किया, वही कैरेक्टर इधर प्रिंट हो जाएगा। अगर सपोज करें एक और स्टेटमेंट में लिखता हूं, फिर इसकी आउटपुट देखते हैं कि इस सी आउट की जगह के ऊपर अगर मैं लिख दूं, कोई कैरेक्टर नहीं लिखता, सी लिख देता हूं। अब ये सी की बेस पर क्या करेगा, सी की वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा। मींस 1 से 10 तक, फिर न्यू लाइन में 1 से 10 तक, फिर न्यू लाइन में 1 से 10 तक, 5 टाइम्स ये 1 से 10 तक की वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से जब भी हम ये
नेस्टेड लूप या लूप्स लिख लेते हैं या प्रोग्राम लिख लेते हैं। आपकी एक दफा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ गई, अब उसमें वैल्यूज को चेंज करके देखा करें, स्टेटमेंट्स को चेंज करके देखा करें कि फिर क्या डिफरेंस आ रहा है। उम्मीद है कि आपको नेस्टेड लूप की समझ आ गई होगी और इसकी एग्जाम्पल भी आपने अच्छे से समझ ली होगी। अब हम कल के लेक्चर के अंदर इसकी मजीद एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।